सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और एग्जाम रेल के इस सीरीज में आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंसिपिएंट फॉल्ट्स क्या होते हैं, स्लोली डेवलपिंग फॉल्ट्स क्या हैं, वो उसको जानने की ज़रूरत है। ब्रीदर क्या होता है, कंजर्वेटर क्या होता है और सिलिका जेल का कलर किस तरीके से चेंज होता है, सिलिका जेल कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑयल टैंक का क्या यूज़ है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज के सेशन में हम लोग लर्न करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो जब लेस देन 2 रहता है, व्हाट इज लेस देन 2 ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 2 रहता है तभी हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करना। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर आपने लर्न किया कि ये हाईली एफिशिएंट है क्योंकि लॉसेस इसमें मिनिमाइज किए जा सकते हैं कॉपर को रेड्यूस करके। वॉल्यूम ऑफ कॉपर कम लगेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन कम लगेगा, तो सभी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी देखने के लिए मिल रही है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं हम लोग? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या रीजन है उसका आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राइट, कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज कर लेते हैं फिर, जब इतना ज्यादा चीप है, इतना ज्यादा एफिशिएंट है, इतने लॉसेस कम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या रीजन है कि हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर्स को वेरी फ्रिक्वेंटली हर जगह पे यूज नहीं करते हैं, केवल लेबोरेटरीज वगैरह में एज अ वेरिएबल एसी वोल्टेज सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए या फिर वेरिएबल एसी आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए एज अ स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। और बात करें तो एज अ बूस्टर, वोल्टेज बूस्टर इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज करते हैं। तो वेरी फ्रिक्वेंटली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज करते हैं, आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेशन में पहुंचने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आरआरबी जे 2024 का 29 ऑफ अगस्त जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था। आपको आइडिया है कि आपने फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया? अदरवाइज आपको दोबारा अब मौका नहीं मिलेगा 2024 के लिए। 7,900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है 777 में CBT 1 एंड CBT 2 दोनों चीजें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। जो एस्पिरेंट्स केवल और केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड है 499 में इजिली कोर्स अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज CBT 1 और CBT 2 के इमीडिएट वीडियो लेक्चर्स आपको 777 में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एनरोल करते हैं इमीडिएटली वीडियो आपके पास रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में कंटेंट दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बात करें, सिंपली हम लोग अगर आइडिया क्रिएट करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर है, लेट सपोज कुछ इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर है, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज कर सकते? कि सपोज करते हैं हम लोग कि 440 वोल्ट जो कि पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें इनपुट मिल रहा है, इनपुट, और इसका जो आउटपुट है जो कि लोड को जा रहा है, किसको जा रहा है? लोड, सोर्स से मिल रहा है इसको इनपुट, सोर्स। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, पावर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होगा। तो पावर ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट दे रहे हैं तो ये आउटपुट में 220 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। आउटपुट में 220 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर है, कुछ इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब लेट सपोज कि ये जो कॉमन वाइंडिंग है, दिस कॉमन वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहां से भी देखने से प्राइमरी साइड से और सेकेंडरी साइड से देखने से ये वाली वाइंडिंग कॉमन है ना, ये वाली वाइंडिंग कॉमन देखने के लिए मिल रही है, ये वाइंडिंग। अब यहाँ पे सपोज करिए कि किसी रीजन होने की वजह से अगर ये कंडक्टर्स फेल कर जाते हैं, ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर, और ये फेल कैसे होंगे आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाँ ऐसा होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स में। कि सपोज करिए किसी रीजन की वजह से अगर ये ब्रेक कर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब ये 440 वोल्ट का प्लस साइड और ये माइनस साइड है, तो प्लस साइड ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड ये माइनस साइड जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो 220 वोल्ट कैपेसिटी के लोड्स हैं, लोड जितने भी हैं, सपोज करिए आपने फैन कनेक्ट करके रखा हुआ, सीलिंग फैन,
ये कितना झेल सकता है, 220 वोल्ट की रेटिंग होगी इसकी, तभी तो आपने 220 वोल्ट की रेटिंग के लिए इंजेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ से डायरेक्टली फैन से कनेक्ट किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। अब अगर ये फैन पे डायरेक्टली सप्लाई जा रही थी, कितनी जा रही थी, 220 वोल्ट। अब ऐसा फॉल्टी कंडीशन होने की वजह से ये डायरेक्टली 440 वोल्ट अगर इसको हिट करता है, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज होकर 440 वोल्ट अगर पहुंच जाता है, 220 वोल्ट के फैन में 440 वोल्ट आप सप्लाई करेंगे तो इसका फैन का क्या हो जाएगा, फैन का इंसुलेशन फेल हो जाएगा। इंसुलेशन फेल, इंसुलेशन फेल होने के क्या क्या रीजन है बताइएगा। इंसुलेशन फेल होने के क्या क्या रीजंस है कि सपोज करिए ये एक मटेरियल है हमारे पास, इंसुलेटर है, इसका इंसुलेशन किस किस वजह से फेल हो सकता है कि अगर इनके टर्मिनल्स पे हम लोग सपोज करिए 220 वोल्ट वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी थी इसकी, 220 वोल्ट ना अप्लाई करके हम लोग 600 वोल्ट या 440 वोल्ट या 1000 वोल्ट अप्लाई कर दे तो इमीडिएटली इसका इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। टेम्परेचर से कि रूम टेम्परेचर पे जब ये रखा हुआ है तो इनके टर्मिनल्स पे 220 वोल्ट सप्लाई करिए तो ये झेल लेगा, उसको सस्टेन कर लेगा। अब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हैं। सपोज करिए हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पे इस मटेरियल को लेके, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जहां ये नॉर्मल टेम्परेचर पे 220 वोल्ट ब्लॉक कर पा रहा था, अब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद अगर हम लोग 100 वोल्ट भी यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं तब भी इसका इंसुलेशन फेल कर जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी इंसुलेशन डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज की रेटिंग पे इंसुलेशन डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इंसुलेशन डिपेंड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस पे भी इंसुलेशन डिपेंड करता है कि अगर ये नॉर्मल फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो ये 220 वोल्ट इनके टर्मिनल्स पे अप्लाई करने पे ये इजिली ब्लॉक कर पा रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर दूं, तो मैकेनिकल स्ट्रेस देने की वजह से जहां पे ये नॉर्मल फ्री स्पेस में 220 वोल्ट ब्लॉक कर पा रहा था, अब इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रेड्यूस हो गई है। अब सपोज करिए 80 वोल्ट 90 वोल्ट या 100 वोल्ट अप्लाई करने पे ही क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ गया है इसका इंसुलेशन फेल कर जाए, डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए। तो 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है इंसुलेशन का फेल होना, किस पे वोल्टेज की रेटिंग पे, वोल्टेज रेटिंग पे, दूसरा है टेम्परेचर पे, तीसरा है मैकेनिकल स्ट्रेस पे। 3 चीजों पे इसका इंसुलेशन डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल का इंसुलेशन की जो डिजाइन होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप निकालने की कोशिश करिए, ए ऑटो की वैल्यू कितनी है, हाई वोल्टेज साइड कितना है 440 डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड 220, तो टू देखने के लिए मिल रहा है, टू देखने के लिए मिल रहा है, राइट, टू देखने के लिए मिल रहा है। अब सपोज करते हैं कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, और यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम लोग जिससे आइडिया क्लियर रहे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वोल्टेज की रेटिंग चेंज करते हैं, दैट्स इट। कि यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया 600 वोल्ट और यहाँ पे आपको आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है 200 वोल्ट। तो उस केस में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो निकालते हैं जिससे आइडिया पिक्चर क्लियर रहे जो भी कॉन्सेप्ट है, राइट, तो 600 बाई 200 हम लोग करते हैं तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 2, तो 3 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको प्रिफर नहीं करेंगे, इसमें लॉसेस हो जाएंगे, आपके जितने भी लोड हैं वो सब फेल कर सकते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी आइसोलेशन नहीं है, नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसी वजह से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को ग्रेटर देन 2 टर्न्स रेशियो पे प्रिफर नहीं करते हैं, जब लेस देन 2 रहता है तभी प्रिफर करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर।
लेस देन 2। अब लेस देन 2 का कंडीशन हम लोग एनालाइज कर लेते हैं जिससे आइडिया क्लियर रहे बिल्कुल। कि सपोज करिए एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है कुछ इस तरीके से, और इसके प्राइमरी साइड में हम लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ है 600 वोल्ट, और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है, लेट सपोज सेकेंडरी साइड लोड साइड का जो वोल्टेज है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है 500 वोल्ट। 500 वोल्ट। तो इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो 600 डिवाइडेड बाई 500, जो वैल्यू आएगी लेस देन 2 होगी, राइट। लेस देन 2 होगी तो इसका मतलब है इसको प्रिफर किया जा सकता है ऐसे कंडीशंस में जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कम है 2 से, वहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर इजीली आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉल्टी कंडीशन आता है, ये वायर ब्रोक हो जाता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। मतलब एचवी वाली साइड जो है हाई वोल्टेज डायरेक्टली लो वोल्टेज साइड को हिट करेगा, एचवी डायरेक्टली हिट करेगा एलवी को। तो एलवी साइड में जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है, फैन वगैरह कनेक्टेड है, कि फैन अगर कनेक्टेड है उसकी रेटिंग कितनी है 500 वोल्ट ब्लॉक कर पा रहा था वो, मतलब इजिली हैंडल कर पा रहा था। तो अगर कोई फैन 500 वोल्ट ब्लॉक कर पा रहा था तो 500 से वोल्टेज इंक्रीज होकर 600 पहुंच जाएगा, तो ये इसको भी इजीली ब्लॉक कर पाएगा ना। कोई भी फैन वगैरह डिजाइन किया जाता है तो जो भी रेटिंग रहती है उसमें सब सेफ्टी फैक्टर लिए रहते हैं। आपके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है 220 वोल्ट, अगर 280 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई कर दें तो आपके फैन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर 240 की जगह पे हम लोग अप्लाई कर दें 900 वोल्ट या 800 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में लोड सेफगार्डेड ही रहेंगे, क्योंकि जहां 500 वोल्ट अप्लाई कर पा रहा था 600 वोल्ट हिट भी करेगा तो कोई ज्यादा मेजर लॉस नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में जब ग्रेटर देन 2 है टर्न्स रेशियो, वहां पे मेजर लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर को रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रोकन वायर वाला कंडीशन होता है वो क्यों होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर में। तो ध्यान देते हैं कि जनरेटर ट्रांसफार्मर, राइट, जनरेटर जो कि 11 केवी पे जनरेट करता है, देन जनरेटर ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। देन ये ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर। तो सपोज करिए 11 केवी पे जनरेट कर रहा है और ये जनरेटर ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके 66 केवी प्रोवाइड किया। अब ये ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर में गया, ये 66 केवी ट्रांसमिशन पर्पस के लिए वोल्टेजेस को स्टेप अप किया, 132 केवी में कन्वर्ट किया, एंड देन ये ट्रांसमिट हुआ, एंड देन रिसीविंग एंड साइड में अगेन 132 वोल्ट जो है वो अगेन रेड्यूस हुआ 220 केवी में, एंड देन फर्दर मूव ऑन हुआ, राइट। ये वोल्टेजेस इंक्रीज हुआ 220 केवी में, एंड देन फर्दर और भी ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, इधर से इधर हो रहा था। अब सपोज करिए इन फ्यूचर कि यहाँ पे लोड वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, लोड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे लोड इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ये सपोज करिए यूपी है और ये दिल्ली है। अब यूपी में एक नया जनरेटर कनेक्ट हो गया, तो अब ये जनरेटर ये एक्सेस पावर जनरेट कर रहा है कि यूपी के जो लोकल लोड्स हैं उनको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन और भी ज्यादा पावर इसके साथ बास बच जा रहा है, और पावर बच जा रहा है, तो वो उसको सीधा ट्रांसमिट कर दे रहा है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे लोड का रिक्वायरमेंट बढ़ गया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं लोग डे बाय डे, एयर कंडीशनर हर घर में यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से लोड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो अब पावर का ट्रांसमिशन इधर से इधर भी पॉसिबल है, राइट। तो यही ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर 220 केवी को 132 में कन्वर्ट करेगा, देन ट्रांसमिट होकर 132 को अगेन ये 66 में स्टेप डाउन करेगा, एंड देन अगेन ये ट्रांसफार्मर 66 को 11 केवी में कन्वर्ट करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी क्या है कि वोल्टेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 2 देखने के लिए मिल रहा है, और ग्रेटर देन 2 देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। तो एज अ जनरेटर ट्रांसफार्मर भी नहीं यूज कर सकते, एज अ ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर भी नहीं यूज कर सकते, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वोल्टेज लेवल जो है वो स्टैंडर्ड है, राइट। अब आप लोग जनरेटर ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया, आप लोग सोच रहे होंगे
तो इसलिए डिस्कस किया कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनरेटर ट्रांसफार्मर क्या है, कि प्राइमरी साइड में देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर एज अ जनरेटर ट्रांसफार्मर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज था 11 kV, और ये आउटपुट साइड इसका कितना देखने के लिए मिल रहा है 66 kV ऐसा देखने के लिए मिल रहा है ना। तो अगर कोई फॉल्ट डेवलप होता है तो ये 11 kV जो सोर्स है वो 66 kV को हिट करेगा। तो 11 kV 66 kV को हिट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जहां 400 वोल्ट अप्लाई कर रहे थे आप, अब 200 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या आपके अप्लायंसेस 400 वोल्ट वाले जो हैंडल करने की कैपेसिटी रखते थे फेल कर जाएंगे? नहीं कर जाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग एज अ जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि कभी पावर का ट्रांसमिशन इधर से इधर हो रहा है, कभी इधर से इधर हो रहा है। इसके लिए जो भी ट्रांसफॉर्मर्स है उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है, कि अब अगर यूपी से दिल्ली पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा 66 kV, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा लोड साइड या जनरेटर साइड 11 kV। तो ये जब इसको हिट करेगा तो ये इधर के अप्लायंसेस को फेल कर सकता है, इसीलिए हम लोग एज अ जनरेटर ट्रांसफार्मर भी ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं। एंड देन इंसिपिएंट फॉल्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रोकन वायर का कंडीशन क्यों होता है। ब्रोकन वायर, ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, फॉल्ट डेवलप हो जाता है ब्रोकन वायर। तो इस ब्रोकन वायर को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों किस कंडीशन में होता है। इंसिपिएंट फॉल्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंसिपिएंट फॉल्ट्स किसको बोलते हैं? स्लोली डेवलपिंग फॉल्ट्स को, कि जो इमीडिएट फॉल्ट डेवलप ना हो, धीरे धीरे टाइम टेकिंग हो, धीरे धीरे टाइम लेके डेवलप करे जो फॉल्ट, उस फॉल्ट को हम लोग कहते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट। because of lack of electrical insulation between primary and secondary winding, that is when there is a broken wire in a common winding। अगर कोई broken wire होता है common winding में, जो कि बहुत कॉमन है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का क्या मतलब हुआ कि हाई वोल्टेज डायरेक्टली लो वोल्टेज को हिट कर रहा है, राइट, अगर ब्रोकन वायर का कंडीशन है। इन अ स्टेप डाउन केस HV terminal directly hit the LV winding, due to which all connected loads may fail। यहाँ पे जो भी connected load है वो fail कर सकते हैं because of dielectric failure, but this disadvantage will be diluted when turns ratio is nearer to 1। अगर turns ratio nearer to 1 है तो ये कंडीशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर 400 वोल्ट 350 वोल्ट को हिट भी करेगा तो 350 वाला लोड संभाल लेगा 400 वोल्ट को, क्योंकि टर्न्स रेशियो क्या है, लेस देन 1 है ना। 400 डिवाइडेड बाय 350 कर रहे हैं तो जो कि लेस देन 1 देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो ये कुछ आइडिया था। ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रिफर्ड व्हेन टर्न्स रेशियो इज नियरर टू 1 ओनली, नियरर टू 1 या फिर लेस देन 2, राइट। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इंसिपिएंट फॉल्ट्स क्या है, ये कंडीशन कैसे डेवलप हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देते हैं। नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में समझ लेते हैं, और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जैसा टैंक होता है वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर का भी सिंपल टैंक होता है। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वाइज मालूम है कि ये ट्रांसफार्मर टैंक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, दिस इज कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये सारी क्या है, ब्लू कलर के पेन से वाइंडिंग हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये सब क्या फिल करके रखा हुआ है, ब्लू कलर के पेन से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल से, ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर। और ये क्या है, ये कूलिंग ट्यूब्स है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं विंग्स हैं, ट्रांसफार्मर विंग्स, ट्रांसफार्मर विंग्स हैं, कूल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिएगा कि सपोज करिए लोड इंक्रीज हो रहा है, जब लोड इंक्रीज हो रहा है तो लोड करंट I2 क्या होता है, लोड करंट इंक्रीज होगा। लोड करंट इंक्रीज होगा तो I स्क्वायर R लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि कॉपर लॉस इंक्रीज होगा। कॉपर लॉस जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे लोड डाउन होगा ये सारी चीजें रेड्यूस होंगे एंड टेम्परेचर अगेन कूल डाउन होगा, राइट। तो इस तरीके से फिनोमिना आपको ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिलता है।
आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे जिनके यहाँ डीजल कार हैं, डीजल कार हैं, तो अगर आप 6 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, घर पे गाड़ी रख के, डीजल कार रख के, तो 6 महीने के बाद अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्मूथली स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप ऑन करते हैं डीजल कार को तो वो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीजल में स्लजेस का फॉर्मेशन हो गया, थिक थिक मटेरियल फॉर्म हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं एक एक जगह पे। डीजल जैसे कि प्योर थिकनेस, जो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, तो सम काइंड ऑफ स्लजेस का फॉर्मेशन हो गया है। डीजल कार में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली कूलिंग पर्पस के लिए, कूलिंग और इंसुलेशन मेंटेन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग फिलअप करते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, कूलिंग और इंसुलेशन मेंटेन रहे, ये टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहे, और ये जो आपके टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये ऑयल निकल के ये विंग्स में जाएंगे और इस तरीके से स्प्रेड होके, मल्टीपल विंग्स रहते हैं तो मल्टीपल विंग्स के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। जैसे होता है ना, चावल वगैरह बनाते हैं तो बनाने के बाद अगर आप कुकर के अंदर रखे रहिए तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गर्म रहता है, लेकिन उसी चावल को कुकर से निकाल के अगर आप थाली वगैरह में रख देते हैं फैला के तो वो इमीडिएटली ठंडा हो जाता है। यही सेम काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि विंग्स के थ्रू अगर हम लोग स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल को फिल अप कराने दें, ऐसे फिल करने दें, मतलब फ्लो करने दें, तो उससे टेम्परेचर इमीडिएटली डाउन हो जाएगा। फैला दिए हम लोग ऑयल को, राइट। तो ये एक मेथोडोलॉजी होती है कूलिंग की। और ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हम लोग पूरा का पूरा टाइटली बाउंड कर दें ट्रांसफार्मर टैंक को तो ऑयल क्या होंगी, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ऑयल का क्या होगा, ऑयल एक्सपेंड करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, एक्सपेंशन होगा ऑयल का। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑयल का, तो फैलेंगी और कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इस तरीके से ऑयल का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। अगर ये ट्रांसफार्मर के टैंक को कंप्लीटली क्लोज कर दें हम लोग तो ये ऑयल उबल के ट्रांसफार्मर टैंक को क्या कर देंगी, फाड़ देंगे। क्या कर देंगी, फाड़ देंगे। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे होल प्रोवाइड करते हैं, ऐसा करके होल प्रोवाइड करते हैं, राइट, कि आपका ट्रांसफार्मर टैंक एक्सप्लोड ना कर जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे होल फॉर्म करते हैं। अब होल होने की वजह से ऑयल जो ये पूरे ट्रांसफार्मर टैंक में फैली हुई है ये एयर से कांटेक्ट बना लेंगी। ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एयर से कांटेक्ट बना लेगा, और एयर से कांटेक्ट बनाने के कारण एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है इस मॉइस्चर के साथ मिक्स होके केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस करके, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस करके स्लजेस का फॉर्मेशन कर लेगा। स्लजेस, स्लजेस का फॉर्मेशन, ये थिक थिक मटेरियल जो देखने के लिए मिल रहा है ना पूरे ऑयल टैंक में, ये सब स्लजेस का फॉर्मेशन कर लेगा, ये स्लजेस का फॉर्मेशन कर लेगा। और स्लजेस क्या होती हैं, स्लजेस के बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं। स्लजेस, तो स्लजेस क्यों फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का एयर के कांटेक्ट में होने के कारण, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के कारण, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के कारण सम काइंड ऑफ स्लजेस का फॉर्मेशन हो गया है, सम थिक थिक मटेरियल, जैसे आपके डीजल कार में हो जाता है। तो ये स्लजेस जो होती हैं, बिकॉज ऑफ स्लज फॉर्मेशन, इफ स्लजेस एक्यूमुलेट ऑन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, अगर ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यहाँ पे देखिएगा ये एक्यूमुलेट हुई हैं, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिल रहा है स्लजेस का। तो दो टर्न्स के बीच में अगर ये स्लजेस का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्लजेस की एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, ये थर्मल इंसुलेटर होते हैं। स्लजेस जो होते हैं वो थर्मल इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं, थर्मल इंसुलेटर। क्या होते हैं, थर्मल इंसुलेटर। सो एज स्लजेस इज thermal insulator, it will not be able to extract the temperature rise
So because of the gradually temperature of winding, because of that gradually temperature of winding increases and it can have the broken wire. कि स्लजेस के फॉर्मेशन होने के कारण, स्लजेस क्योंकि थर्मल इंसुलेटर होती हैं, वो इजीली हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं होने देंगी ट्रांसफार्मर टैंक से, और हीट अगर बढ़ता जाएगा लोड के साथ साथ तो वो वाइंडिंग्स जो कनेक्टेड है उनमें ब्रोकन वायर का सिचुएशन ला देगा, जिसके कारण वायर ब्रेक हो जाएंगी, वायर ब्रेक हो जाएंगी। तो ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर में भी पॉसिबल है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में भी पॉसिबल है। इसीलिए स्लजेस के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम लोग कंप्लीट एरिया अगर यहाँ पे खुला छोड़ दिए थे तो ये पूरा एरिया, सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आ गया था। तो इस कांटेक्ट एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कंजर्वेटर टैंक, कि यहाँ पे एक होल प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक होल प्रोवाइड किया और यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक इस तरीके से अरेंज कर दिया। कंजर्वेटर टैंक यूज करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सपोज करिए हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ है, तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, राइट, ये एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा खुला होता था तो ये पूरा का पूरा सरफेस एयर के कांटेक्ट में था, राइट। अब सरफेस एरिया जो कि एयर के कांटेक्ट में है वो कम हो गया ना, इसके कंपैरिजन में ये कम हो गया सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में, राइट, कंजर्वेटर टैंक होने की वजह से। तो इसीलिए अब जब ऑयल का एक्सपेंशन होगा तो वो कंजर्वेटर टैंक में जाएगा और उसके थ्रू एयर के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण स्लजेस का फॉर्मेशन अभी भी पॉसिबल है लेकिन मिनिमल पॉसिबल है, कम से कम स्लजेस फॉर्म होंगी। लेकिन ये एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है कि अगर सपोज करिए बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे अगर हम लोग खुला ऐसे एयर के छोड़ देते हैं, एक खुला ट्यूब छोड़ देते हैं, तो आपका डायरेक्टली वाटर जो है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस और बढ़ जाएगा, स्लजेस का फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट वगैरह का खतरा बढ़ जाएगा। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रीदर इस तरीके से फॉर्म कर देंगे ट्रांसफार्मर टैंक में, इस तरीके से ब्रीदर कनेक्ट कर देते, ब्रीदर, ये कंजर्वेटर टैंक था जिसमें एक ब्रीदर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और ये ट्रांसफार्मर टैंक, ये ट्रांसफार्मर टैंक, तो इसलिए ब्रीदर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, राइट। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि बारिश वगैरह ना अंदर आ जाए, वाटर पार्टिकल्स ना आ जाए, जिसके लिए हम लोग ब्रीदर यूज कर लेते हैं। अब ब्रीदर का क्या काम होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रीदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से, एंड देन इसका जो टिप होता है यहाँ पे सिलिका जेल फिल करके रखते हैं, सिलिका जेल, सिलिका जेल का क्या रीजन है रखने का उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ द सिलिका जेल ऑयल कैप हम लोग यूज करते हैं, ऑयल कैप। अब देखिएगा जब टेम्परेचर राइज होगा, लोड इंक्रीज होगा, तो आई स्क्वायर, आई लोड करंट इंक्रीज होगा, जिसके कारण टेम्परेचर राइज करेगा, जिसके कारण कॉपर लॉस होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण ऑयल का एक्सपेंशन होगा, ऑयल एक्सपेंशन, टेम्परेचर राइज होने के कारण ऑयल क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। मतलब ये ट्रांसफार्मर टैंक तक फिल थी, अब ये एक्सपेंड होके कहाँ पे पहुंचेंगी, कंजर्वेटर टैंक में पहुंचेंगी, और कंजर्वेटर टैंक के थ्रू जो गैसेस हैं ऑयल में जो फॉर्म हो रही हैं वो ब्रीदर के थ्रू इस तरीके से अपने गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, राइट, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। वैसे ही जब लोड रेड्यूस होगा ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे तो लोड करंट क्या होगा, वो भी रेड्यूस होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कूल डाउन होगा। टेम्परेचर जब कूल डाउन होगा तो ऑयल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, और ऑयल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सिकुड़न के कारण जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल गैसेस हैं वो ब्रीदर के थ्रू, ऑयल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल गैसेस हैं, मॉइस्चर है, वो सारी की सारी ब्रीदर के थ्रू कंजर्वेटर टैंक से होता हुआ ट्रांसफार्मर टैंक तक पहुंचेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ट्रांसफार्मर में लोड साइकिल के हिसाब से चलता रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप अब कभी सपोज करिए आप घर में एंटर किए, लाइट ऑन कर दिए, फैन ऑन कर दिए, तब से आपका पड़ोसी कहीं बाहर चला गया तो सारे लोड्स ऑफ कर दिया, तो कंटिन्यूअसली लोड जो होते हैं वेरी होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली लोड साइकिल चेंज होता रहता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस देखने के लिए मिलता है कि ऑयल
एटमॉस्फेयर से गैसेस जो हैं इनसाइड दी ट्रांसफार्मर टैंक जा रही हैं एंड ट्रांसफार्मर टैंक से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं। इसीलिए हम लोग जैसे सांस लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सिमिलरली ट्रांसफार्मर भी इस तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम हम लोगों ने ब्रीदर रखा हुआ है। और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर कंटेंट को ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर अगर वो चला जाता है तो अगेन स्लजेस का फॉर्मेशन करेगा और आपके वाइंडिंग को और ये सारी चीजें को नुकसान होगा, क्योंकि स्लजेस जो होते हैं थर्मल इंसुलेटर होते हैं, वो टेम्परेचर को इजिली रिलीज नहीं होने देंगे एटमॉस्फेयर में। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलिका जेल यूज करते हैं। कि आपने देखा होगा कि जब आप लेदर बैग वगैरह लेते हैं या फिर लेदर पर्स वगैरह लेते हैं तो इनसाइड आपको सिलिका जेल वाइट वाइट सैचेट्स में देखने के लिए मिलता है सिलिका जेल, जो कि मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। सिलिका जेल के कलर के बारे में एग्जामिनेशन में पूछता है। सिलिका जेल का कलर विजुअल इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर इन दी ट्रांसफार्मर ऑयल है। ट्रांसफार्मर ऑयल में कितना मॉइस्चर इनटेक हुआ है वो उसका विजुअल इंडिकेटर है सिलिका जेल। न्यू सिलिका जेल अगर हम लोगों ने रखा हुआ है न्यू सिलिका जेल, तो उसका कलर ब्लू या फिर वॉयलेट कलर हो, राइट, ब्लू कलर होगा न्यू फ्रेश सिलिका जेल का। एंड देन जैसे जैसे उसका एज होता जा रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, उसका कलर चेंज होगा, वॉयलेट कलर होगा। और ज़्यादा अगर वो मॉइस्चर इनटेक कर रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, सिलिका जेल आपने चेंज नहीं किया हुआ है, तो ये पिंक हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। पिंक का मतलब है कि अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, सिलिका जेल मॉइस्चर कुछ ज्यादा ही अब्सॉर्ब कर लिया हुआ है। तो सिलिका जेल मॉइस्चर को अपने तक ही सीमित रखता है और अंदर नहीं जाने देता है ट्रांसफार्मर टैंक के, इसलिए सिलिका जेल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब ऑयल कैप यूज करने का क्या रीजन है? सिलिका जेल तो हम लोगों ने देख लिया, ऑयल कैप यूज क्यों करते हैं? कि ऑब्वियस सी बात है, एयर में वाटर या फिर डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है, डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है। तो ये डस्ट पार्टिकल क्योंकि ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर से गैसेस इनसाइड जा रही हैं, इनसाइड से गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो कोई डस्ट पार्टिकल इनसाइड ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे ऑयल कैप हम लोग यूज करते हैं कि ऑयल कैप में ऑयल में ही सारे डस्ट चिपक जाए, अंदर ना जा पाए, ट्रांसफार्मर टैंक में ना जा पाए, स्लजेस का फॉर्मेशन ना हो पाए। इन सारी वजहों से हम लोग ये सारा कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आज के सेशन में ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि स्लोली डेवलपिंग फॉल्ट्स क्या हैं, राइट, इंसिपिएंट फॉल्ट किसको कहते हैं हम लोग, स्लजेस का फॉर्मेशन क्या होता है, क्यों होता है, एंड ब्रीदर का क्या काम है, सिलिका जेल का क्या काम है। ये कलर कोडिंग याद रखिएगा कि न्यू अगर फ्रेश है तो ब्लू होगा, एंड मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। और ट्रांसफार्मर विंग्स में का काम आपको समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल क्यों फिल करते हैं समझ में आ गया। ऑयल फिल करने का दो रीजन होता है, कभी भी ऑयल के बारे में पूछेगा, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, ऑयल फिल करने का दो रीजन होता है, एक तो कूलिंग पर्पस के लिए एंड दूसरा होता है इंसुलेशन पर्पस के लिए। ये दो रीजन से हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिली होगी। ऐसे ही और भी सेशंस के लिए गेट एकेडमी के चैनल के साथ बने रहिए और एग्जाम रेल की ये सीरीज फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।